ओम श्री सरस्वत्यै नमः। आज की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। प्रिय छात्रों, आज हम जाबिर हुसैन जी द्वारा रचित सांवले सपनों की याद नामक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। जाबिर हुसैन जी का जन्म 1945 ईस्वी में बिहार प्रांत में हुआ। ये हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी पर अपना समान अधिकार रखते थे। इनका लेखन इन तीनों ही भाषाओं में अधिक प्रचलित रहा है। इनके साहित्य में संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी मिलता है। जो एक प्रस्तुत पाठ है सांवले सपनों की याद, इसमें लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है, उनके व्यक्तित्व को चित्रित किया है। सालिम अली एक प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन पक्षियों की तलाश एवं उनकी सुरक्षा में लगा दिया था। वे पक्षियों की आवाज में संगीत का अनुभव करते थे। उनका पक्षियों से इतना अधिक प्रेम था, वे उनकी रक्षा के लिए उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी, उनसे जाकर भी मिले। उन्होंने केरल में एक स्थान है, साइलेंट वैली नामक स्थान है, तो उसमें पेड़ों को काटा जा रहा था, जिससे जो सालिम अली जी बहुत चिंतित थे कि पक्षियों को जो बचाने के लिए हैं ये पेड़ ही हैं और इनको काटा जा रहा है, तो पक्षियों का घर कहाँ बनेगा, पक्षियों की सुरक्षा कहाँ पर होगी। तो जो राजस्थान की गर्म हवा आती है, उनसे जो साइलेंट वैली है वो बचाती है पक्षियों को। तो उन्होंने कहा कि उस स्थान को बचाया जाए, साइलेंट वैली को बचाया जाए। उसे सुनकर चौधरी जो चरण सिंह जी थे, प्रधानमंत्री जी, उनकी आंखें भी नम हो गई थी। इतने अधिक भावुक ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया होगा उनके सामने और उनकी बातों पर सुनवाई भी की। तो जब सालिम अली जी वे एक टापू नहीं अपितु अथाह सागर बनकर उभरे, ऐसा जाबिर हुसैन जी ने बताया है कि सालिम अली एक टापू मतलब एक छोटा सा ना समुद्र के बीच में घिरा हुआ भूखंड होता है, और जो सागर होता है उसका कोई अंत नहीं होता। तो उनके भी भाव थे जो सालिम अली जी के, वो अथाह थे, उनका पक्षियों के प्रति अथाह प्रेम था। उनकी तुलना एक प्रकृति प्रेमी D.H. लॉरेंस से भी की गई है, जो प्रकृति से बहुत अधिक प्रेम रखने वाले थे। उनकी पत्नी फ्रीडा ने भी उनके बारे में कहा था कि मेरे से अधिक इनके बारे में गौरैया जानती है। तो उनकी तुलना D.H. लॉरेंस से की गई। लेकिन जिस समय सालिम अली का जब अंतिम जो सफर था, यानी उनकी जब मौत का समय था आखिरी, कुछ कैंसर से भी पीड़ित हुए वो जा रहे थे अंतिम समय में, तब जाबिर हुसैन जी के मन में बहुत दुख हुआ। उनके मन में जो अवसाद हुआ, वह जो समय था सन 1987 ईस्वी जून महीने में, तब लेखक ने उसी समय अपनी डायरी में लेख लिखा। यानी जो अपने निजी अनुभव जहां पर हम लिखते हैं, प्यारे बच्चे, तो डायरी लेख ही होता है आप जिसमें होमवर्क लिखते हैं, एक ही होता है जिसमें अपने निजी अनुभव लिखे जाते हैं। तो उसमें उन्होंने उनके बारे में लेख लिखा। तो इस पाठ को संस्मरण नाम दिया गया है। संस्मरण क्या है? जो स्मृतियों के आधार पर जो लेख लिखा जाए वह संस्मरण कहलाता है। उनकी यादाश्त, जो स्मृति मतलब यादाश्त, उनको याद करके, उनकी अच्छी बातों को याद करके जो लेख लिखा, मन में उनकी मौत के समय दुख हुआ लेखक के मन में, और उन्होंने अपने भावों को प्रकट किया। तो लेखक ने यह पाठ सालिम अली की अंतिम यात्रा से ही प्रारंभ किया है कि जब अंतिम समय है तो तब उन बहुत अधिक व्यक्तियों की भीड़ थी जो सालिम अली को अपने कंधों पर ले जा रहे थे। लेखक को वही चित्र सबसे पहले उनकी आंखों में आया और पाठ का लेखन वे वही से प्रारंभ करते हैं। तो आइए
हम पाठ को पढ़ते हैं। सांवले सपनों की याद। प्यारे बच्चों, पहले तो आप जानिए इस पाठ को सांवले सपनों की याद क्यों कहा है। सांवला अर्थात हम थोड़ा सा हल्का काला कह सकते हैं, और इसको हम ना सांवले सपनों को सांवला काला मतलब क्यों नाम दिया, ये एक दुख के रूप में प्रकट है, इसलिए काला कहा, इनको सांवले सपनों की याद कहा है। क्योंकि देखो, अगर हरा करते हैं, जैसे हरा शब्द हम खुशी के लिए प्रयोग करते हैं कहीं पर, जैसे देख आपको देखकर मन हरा हो गया, तो इसमें हम क्या कहेंगे, ये अच्छे के लिए प्रयुक्त है। और सांवला मतलब एक दुख के रूप में। क्यों सांवले सपने क्यों कहा, क्योंकि वहां जो ये सालिम अली जी थी, उनका देहांत हो गया था, और उनके सपने थे जो पक्षियों के प्रति जो उनका प्रेम था वो बहुत अधिक था, कि पक्षियों के बारे में हम ये करेंगे, इनकी सुरक्षा के लिए इस सुरक्षा करेंगे, पेड़ लगाएंगे, सोचते रहते थे। लेकिन जब अंतिम समय था, वो चले गए, तो जाबिर हुसैन जी ने कहा कि अब उनके सपनों को कौन पूरा करेगा, इसलिए उन सपनों के आगे उन्होंने क्या कहा, सांवले सपने। जो मतलब एक कम जैसे सपना थोड़ा थोड़ा याद रहता है, इसलिए सपने शब्द का भी प्रयोग वहां पे किया कि सपने सांवले सांवले दिखाई दे रहे हैं। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार, अंतिम यात्रा है इसलिए कह रहे हैं, सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। मतलब वो आखिरी समय है, और सांवले सपनों का एक हुजूम मतलब भीड़, बहुत सारी भीड़ है, वो सालिम अली की जो अंतिम यात्रा है वो जा रही है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। अब कहता है इसको कौन रोकेगा, अंतिम समय, अर्थात उनके मन में बहुत दुख है। चाहते तो लेखक ये कि जाबिर हुसैन जी ये चाहते हैं कि सालिम अली किस तरह से दोबारा आ सकते हैं। अब अपने दुख को प्रकट कर रहे हैं कि उनको कौन रोके, अब कोई रोकने वाला नहीं है, अब तो मतलब आखिरी समय मौत हो गई, अब तो ये चले गए, कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। जो पूरी भीड़ थी उसमें सबसे आगे सालिम अली, अर्थात जिसकी मृत्यु होती है उसको कंधों पर ले जाया जाता है अर्थी पर, वो सबसे आगे चलता है। तो इसीलिए क्या कहा, उस भीड़ थी जितने व्यक्तियों की सबसे आगे सालिम अली थे। अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। सैलानी मतलब सैर करने वाले होते हैं, जो घूमने वाले होते हैं, इधर से उधर सफर करने वाले। और ये सैलानियों की तरह क्यों रहते थे, ये पक्षियों के प्रेम में ही इधर उधर घूमते रहते थे, परिश्रम बहुत अधिक करते थे, इसीलिए इनका शरीर कमजोर भी था। ये पक्षियों से इतना प्रेम था, अपनी भूख प्यास सब कुछ भूल जाते थे, पक्षियों के प्रेम में लगे रहते थे। तो उनका अंतहीन सफर बोझ उठाए, लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न था। यह सफर उनसे भिन्न अलग था, क्योंकि वो तो पक्षियों के प्रेम में था, और आज अपना मतलब पार्थिव शरीर जो था उनका, वो शरीर से प्राण निकल गए थे, तो ये प्राण से रहित शरीर था, इसलिए इस सफर को अन्य सफरों से भिन्न कहा है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। मतलब अब भीड़ भाड़ से ये मुक्त हो गए, इस संसार को छोड़कर चले गए। आखिरी पलायन मतलब एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना ही पलायन होता है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं, जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा है। वन के पक्षी की तरह कहा है यहाँ पर सालिम अली को। कोई अपने जिस्म की हरारत, जिस्म होता शरीर, हरारत होता है गर्मी, और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे, तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। अब कह रहा है, अब तो यदि कोई अपने प्राण देकर भी उसको जीवित करना चाहे तो वो जीवित नहीं हो सकता। जाबिर हुसैन जी के मन में बहुत अधिक दुख है कि किस तरह से, देखना इनके बारे में इतना सोच रहे हैं कि वो दोबारा किस तरह से जीवित हो जाएं, कैसे फिर से वो पक्षियों का जो एक मधुर चहचहाट थी, सुनती थी, उनके बारे में सुनते थे, समझते थे, ऐसे अच्छे इंसान दोबारा से किस तरह से वापस आ सकते हैं। कहते हैं लेकिन आप नहीं आ सकते। कोई अपने प्राण भी दे, अपने शरीर की गर्मी उसमें डाले, अपने दिल की धड़कन डाले, तो भी वो दोबारा नहीं आ सकते। मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। अब
जाबिर हुसैन जी कह रहे हैं मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा भाई सोए हुए पक्षी को कौन जगाएगा। अर्थात कोई व्यक्ति जब बहुत अधिक हार जाता है, थकान हो जाती है और वो आराम करता है तो उसको कोई उठाना नहीं चाहता। अब ऐसे ही लेखक जाबिर हुसैन जी सोच रहे हैं कैसे उसको उठाया जाए। अब उसको कोई उठाने वाला शायद नहीं है। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं। सालिम अली जी ने कहा था कि लोग तो जैसे व्यक्ति इंसान को देखता है ऐसे ही पक्षियों को देखता है, लेकिन ये गलत है, उनकी यह भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों, आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, जैसे ये जंगल, पहाड़, झरने, आबशार भी झरने ही होते हैं, वो प्रकृति की नज़र से नहीं देखता इंसान, उनको आदमी की नज़र से देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांस का सोता फूटता महसूस कर सकता है? एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। कहता है वो पक्षियों की आवाज़ को ना हमें एक इंसान की तरह नहीं, कि इंसान से तो एक बार हमने बातें की, समझ में आ गए एक दूसरे के विचार, पक्षियों को जानने के लिए बड़ा सूक्ष्म रूप से उनके बारे में जाना जाता है, उनके भावों को समझा जाता है। सिर्फ इंसान की तरह मत समझिए, दो बात की और जान लिया एक दूसरे के बारे में, उनके प्रति समर्पित होना पड़ता है। तो सिर्फ इंसान की तरह उनसे बातें नहीं की जाती। तो एक मिथक कहा है यहाँ पर। मिथक जो शब्द आया है, मिथक क्या है? मतलब जो वास्तव में पहले तो हुआ है। हमें जैसे इस पाठ में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन है, हमें पता है कृष्ण जी हुए हैं, लेकिन आज क्या कहें कि ये प्रमाण है कृष्ण जी ये रहे देखो, ऐसा नहीं हो सकता। तो उनको भी सालिम अली को एक मिथक बनाया है यहाँ पर कि वो वास्तव में हुए हैं और उनके कार्य आगे भी रहेंगे। तो लेकिन वो सामने से प्रमाण अब, लेकिन आज सालिम अली नहीं है। जो वास्तव में थे लेकिन आज नहीं हो, उनको मिथक कहा जाता है। जो जैसे पुराण आदि में कोई भी लेख है उनका, आज नहीं हो, आज सिर्फ उनकी यादें हों, उनके कार्य हों, तो वह मिथक होते हैं। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शौक मतलब चंचल, शौक होता चंचल, गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, तब तो गोपियों के साथ नृत्य किया था, शरारतें की थी। कब माखन उन्होंने चुराया था, जो मटकी थी वो फोड़ दी थी, दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छांव में विश्राम किया था। वहां पर जो ब्रज भूमि है वहां पर कृष्ण जी ने पेड़ों की छांव में पता नहीं कब विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज से बंसी बजाई थी उन्होंने। पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी, उनकी बांसुरी बजते ही पूरी वृंदावन संगीतमय हो जाती थी। पता नहीं यह सब कब हुआ, लेकिन आज भी वृंदावन कोई जाए तो क्या है, नदी का सांवला पानी उस पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में कोई कहां से आ टपकेगा और संगीत की जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल में छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? यहाँ पर लेखक ने देखो कितने गूढ़ रहस्य की बात कही यहाँ पर, मतलब एक छुपा हुआ रहस्य कि कृष्ण जी से एक तरह सालिम अली की तुलना कर दी कि कृष्ण यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण को वृंदावन के आज भी जो हम चाहे रसखान के पद पढ़े चाहे सूरदास के, तो ये लगता है जैसे साक्षात वो भगवान श्री कृष्ण से ही बात कर रहे हैं, पेड़ों से भी बात करते हैं, ब्रज के कण कण में जैसे कृष्ण जी समाये हुए हैं। और ये लगता है आज भी कोई वृंदावन जाता है तो उन्हें इतना मतलब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं वहां पर लोग कि जैसे उन्हें भगवान साक्षात आज भी बांसुरी बजाते दिखाई देते हैं। मान्यताएं हैं आज भी, आप सुनना कभी कि निधि वन में हर दिन श्री कृष्ण आज भी आते हैं, तो लोगों का इतना प्रेम है। तो ऐसे ही सालिम अली के बारे में भी दर्शा दिया है लेखक ने कि उनके कार्य आज भी हमें ऐसे दिखाई देते हैं कि पता नहीं वो कहाँ घूम रहे होंगे, कहीं दूरबीन लिए पक्षियों की खोज में लग रहे होंगे।
मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले शरीर का मतलब काया मतलब शरीर, कमज़ोर शरीर वाले व्यक्ति पर डाली जाए। सालिम अली को ही कहा है, जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। ठीक है, उम्र को सती तक पहुंचाने में थोड़े ही दिनों तो बचे थे, मतलब उनकी उम्र 100 वर्ष की होने वाली थी, थोड़े ही दिन बचे थे। मतलब उनका जो जन्म था वो 1896 में हुआ था, 1987 में उनका देहांत हुआ है, मतलब अपने 100 वर्ष पूरे ही करने वाले थे वो। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया। उन्होंने लंबी लंबी यात्राएं की, पक्षियों के पीछे पीछे घूमते रहते थे, पता नहीं कहां से कितने किलोमीटर चले जाते थे। तो कहता है इतने पक्षियों के प्रेम ने उनके शरीर को दुबला पतला शायद बना दिया था, कमजोर कर दिया था। और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी। अंतिम समय में कैंसर हो गया था, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। कहता हूं कितने ही उनके रोग हो गए, भले ही कैंसर हो गया हो, लेकिन आखिरी समय तक मतलब उनकी आंखों में जो पक्षियों के प्रति प्रेम था उसे कोई नहीं छीन सका था। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। कहता अंत मौत हो गई थी, अंतिम क्षणों में थे, लेकिन उनकी आंखों से दूरबीन नहीं उतरी थी, जिससे वह पक्षियों को देखते रहते थे, खोजते रहते थे। मौत का आग बूढ़े भले ही हो गए थे, लेकिन उनका पक्षियों के प्रति प्रेम बिल्कुल भी कम नहीं हुआ था। आखिरी समय तक आंखों पर दूरबीन लगी हुई थी, मौत के बाद ही उतारी गई थी दूरबीन। उन जैसा बर्ड वाचर क्या हो, पक्षियों के बारे में सूक्ष्म रूप से जानने वाला शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत के क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके हुए आसमान को छूने वाली उनकी नजर में कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। उनकी नजरें प्रकृति के मतलब कण कण में प्रेम, जैसे प्रकृति के कण कण से वो प्रेम करते थे, उनकी आंखों में ऐसा जादू था। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। मतलब वो प्रकृति को अपने प्रभाव में लाते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्यमयी दुनिया पसरी थी। मतलब वो प्रकृति के कण कण से प्रेम करने वाले थे। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी, यानी कि ऐसे ही इसके लिए वो बहुत अधिक मेहनत करते थे। वो प्रकृति के बारे में जानते थे, पक्षियों के बारे में जानते थे, इसलिए उनका इतना अधिक लगाव था प्रकृति से। इनके गढ़ने में बनाने में मतलब उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई। उनकी पत्नी का नाम था तहमीना, जो बचपन के दिनों में उनके साथ ही उनके स्कूल में ही पढ़ी थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। कहता उनका भी जो पक्षी प्रेमी बनाने में उनका बहुत अधिक योगदान रहा है। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने के अनुरोध को लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले। प्रधानमंत्री उस समय चौधरी चरण सिंह जी थे, तो सालिम अली जी थे, उनके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, वे प्रधानमंत्री थे, चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। वो भी मतलब क्या थे, जमीन से जुड़े हुए थे। जमीन एक जैसे किसान के घर में जो बच्चा पलता है, बढ़ता है, तो वो जमीन की हर बात को जानता है। तो इसी तरह जो चौधरी चरण सिंह जी थे वो भी मतलब इन बातों से परिचित थे, जमीन से जुड़े हुए थे। वे भी पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। मतलब सालिम अली जी जो थे, उन्होंने इतना भावुक वर्णन किया। चौधरी चरण सिंह जो उस समय प्रधानमंत्री थे, उनकी आंखें भी नम हो गई, अर्थात उनकी आंखों से मतलब आंसू बहने लगे। इस तरह उन्होंने चित्र दर्शाया। आज सालिम अली नहीं है, मतलब आज सालिम अली नहीं है, उनका देहांत हो गया। चौधरी साहब भी नहीं है, मतलब जो प्रधानमंत्री जी हैं वो भी आज नहीं है। कौन बचा है अब? सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा। मतलब जो ये महक वाली जो जमीन है,
इसके बारे में अब जानने वाला और कौन होगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? मतलब हिमालय पे इतनी अधिक बर्फ होती है तो सालिम अली जी वहां भी सोचते थे कि पक्षियों का जीवन कैसा होगा, किस प्रकार बर्फ से उनकी सुरक्षा की जाए। तो आज उनकी वकालत कौन करेगा? जैसे सालिम अली जी ने वकालत की, प्रधानमंत्री जी के पास चले गए, तो आज ना तो प्रधानमंत्री जी ना सालिम अली, अब कौन वकालत करेगा, किसके सामने करेगा? सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। अपनी एक आत्मकथा लिखी थी अपने बारे में, तो उसमें उन्होंने लिखा फॉल ऑफ स्पैरो नाम दिया, मतलब पक्षियों के बारे में सारा वर्णन लिखा उन्होंने। मुझे याद आ गया D.H. लॉरेंस की मौत के बाद। D.H. लॉरेंस ये भी एक प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे। तो अब ये कहा, लेखक को कह रहे हैं कि उनकी भी मुझे घटना याद आ गई। उनकी पत्नी का नाम था फ्रीडा। उनसे अनुरोध किया था कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखें। फ्रीडा चाहती तो अपने पति के बारे में बहुत कुछ लिख सकती थी, लेकिन उन्होंने कहा कि लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है मेरे छत पर बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। तो उनकी पत्नी फ्रीडा ने कहा, मैं नहीं बता सकती, मेरे से अधिक यदि लॉरेंस के बारे में पूछना है तो मेरे जो छत पर गौरैया बैठी वो अधिक बता देगी उनके बारे में। तो इस बात से कितना पता चलता है कि वो गौरैया उनके बारे में अधिक जानती, पत्नी से अधिक गौरैया जानती, तो पक्षियों से कितना प्रेम करते होंगे। जानती है वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों में जामा पहनाना। कहती है ठीक है लॉरेंस के बारे में बहुत जानती हूँ, समाया हुआ ले ही, लेकिन मेरे लिए मुश्किल है शब्दों में उनके बारे में कहना। मेरी छत पर बैठी गौरैया उसके बारे में और हम दोनों के बारे में ये मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। तो मतलब उनकी पत्नी भी पक्षी प्रेमी है, उन दोनों के बारे में गौरैया अधिक जानती है। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बनकर रहेंगे। लोगों के लिए सालिम अली मतलब एक पहेली की तरह बनकर रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। मतलब क्या है, बचपन में वो एयर गन से खेल रहे थे और उनकी सालिम अली की एयर गन से एक गौरैया घायल हो गई थी, तो वहां से उनका प्रेम बहुत अधिक पक्षियों की तरफ हो गया था। मतलब उनका जीवन का जो बदलाव था, मोड़ था, वह आप लिख सकते हैं कि उन बचपन में उनकी एयर गन से खेलते समय एक गौरैया घायल हो गई थी। तो नीले कंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए रास्तों पर ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक, सहज हो जो जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय सागर बनकर उभरे। वो एक सागर के बीच में छोटा सा भूखंड नहीं, अभी तो पूरा सागर बने। मतलब पक्षियों से थोड़ा बहुत प्रेम करने वाले नहीं, अथाह प्रेम करने वाले बने। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और उनकी यायावरी से परिचित हैं, यायावर भी घूमने वाले होते हैं, परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है कि वे आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। मतलब निकालते हैं जो उनके परिचित हैं कि आज भी उनका यही है कि आंखों के सामने ये दिखाई देता है कि कहीं से आने वाले सालिम अली दूरबीन को लटकाए हुए। यही चित्र उनका जो जाबिर हुसैन जी वो कह रहे हैं कि आंखों में हमेशा रहता है जब तक वो नहीं लौटते। क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? क्या उनको हम सोच लें कि वो चले गए दुनिया छोड़कर? मेरी आंखें नम हैं, सालिम अली तुम लौटोगे ना। अंतिम समय में ये बात जो जाबिर हुसैन जी वे कह रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आप इसके बाद अभ्यास के प्रश्नोत्तर दिए गए हैं, आपको पूरा पाठ समझा दिया गया है, बिल्कुल सामान्य है, आप पढ़ना
और इसमें से आप कर सकते हैं देखना, किस घटना ने सालिम अली के जीवन की दिशा को बदल दिया और उन्हें पक्षी प्रेमी बना दिया। तो यही तो थी, अंत में अभी बताया था कि उनकी एयर गन से एक गोरैया घायल हो गई थी, जिसके प्रति उनके मन में बहुत दया हुई और उनके जीवन को उन्होंने बदल दिया। सालिम अली ने पूर्व प्रधानमंत्री के सामने पर्यावरण से संबंधित संभावित खतरों का चित्र खींचा होगा, जिसे उनकी आंखें नम हो गई। मतलब किन संभावित खतरों का, तो उन्होंने यही कहा होगा कि पेड़ों को काटा जा रहा है, पक्षियों का प्रेम बताया होगा कि पक्षियों की चहचहाट खत्म हो जाएगी, जो प्रकृति का जो इतना अच्छा स्वरूप है यह खत्म हो जाएगा। इस तरह की बातें की होंगी, जिन्हें सुनकर चौधरी चरण सिंह जी भी भावुक हो गए होंगे और उनकी आंखें नम हो गई होंगी। लॉरेंस की पत्नी फ्रीडा ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरी छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है? क्योंकि लॉरेंस क्या थे? प्रकृति प्रेमी थे, बहुत अधिक प्रकृति से प्रेम करने वाले थे। तो इसलिए उन्होंने कहा होगा कि मैं उनकी पत्नी हूँ, भले ही बहुत अधिक प्रेम करती हूँ, लेकिन पत्नी से भी अधिक प्रेम वो पक्षियों से करते हैं। अतः उन्होंने कहा होगा कि वो गोरैया उनके बारे में अधिक जानती है, वो उनको अधिक समय देते होंगे, पक्षियों के साथ अधिक समय व्यतीत करते होंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि वो उनके बारे में ढेर सारी बातें जानती है। अभी आ से स्पष्ट करना है, वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गई। वो कौन? सालिम अली जी। जैसे लॉरेंस एक नैसर्गिक जिंदगी, प्राकृतिक जिंदगी का जो प्रतिरूप बन गए, जिस तरह मतलब लॉरेंस एक प्रकृति प्रेमी थे, उसी प्रकार उनका जीवन यानी सालिम अली जी का जो जीवन है वो भी मतलब पक्षियों के प्रेम को समर्पित था, प्रकृति प्रेम को समर्पित था। इसलिए ये वो भी लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए थे। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उन्हें लौटाना चाहे तो पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा? कहते हैं अब उनके मन में सालिम अली जी थे, जो मृत्यु हो गई थी उनकी, तो जाबिर हुसैन जी ने क्या कहा कि अपने जिस्म की हरारत मतलब अपने शरीर की गर्मी भी कोई निकालकर उनके दिल की धड़कन को शुरू करना चाहे तो अब वो नहीं हो सकती। अब दोबारा मतलब जाबिर हुसैन जी सोच रहे कि किस तरह वो वापस आ सकते हैं, तो कहते हैं लेकिन अंतिम वो क्या हो गया, हो अंतिम यात्रा थी, अब चले गए, वो दोबारा लौटकर नहीं आ सकते। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे थे। मतलब क्या प्रकृति की दुनिया में एक उनका थोड़ा सा स्थान नहीं था? जैसे एक टापू सागर के बीच में थोड़ा सा भूखंड होता है, लेकिन सागर बहुत बड़ा होता है, तो इसी प्रकार इस दुनिया में कोई उनका थोड़ा बहुत नाम नहीं था, अपितु वो पूरे अथाह सागर, बहुत अधिक प्यार करने वाले थे पक्षियों से, एक सागर बनकर ही इस दुनिया में उभरे हुए। इस पाठ के आधार पर लेखक की जो भाषा शैली की विशेषताएं हैं क्या है? एक तो मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया है, तत्सम तद्भाव शब्दों का प्रयोग किया है, मिश्रित शब्दावली हो गई। चित्रात्मक शैली मतलब एक चित्रात्मक शैली क्या हो गई? पूरा चित्र, जैसे हम कोई चित्र बनाते हैं उसमें अंगों को दर्शाते हैं, आंखों को दर्शाते हैं, नाक को, बाल को, तो इसी तरह साहित्यिक भाषा में, साहित्य में हम क्या कहेंगे? चित्र मतलब उनके जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डालना, तो ये चित्रात्मक शैली कही जाती है। ये चित्रात्मक शैली, वो कलात्मक शैली का प्रयोग किया है, अभिव्यक्ति शैली का प्रयोग किया है, अपने मनोभावों को प्रकट किया है, मन को छूने वाली भाषा का प्रयोग किया है। ये भाषा शैली की उनकी विशेषताएं हैं। इस पाठ में लेखक ने सालिम अली के व्यक्तित्व का जो चित्र खींचा, उस पूरे पाठ में सालिम अली जी के व्यक्तित्व को ही बताया है। वो प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे, प्रकृति से प्रेम करने वाले थे। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। सांवले सपनों की याद मतलब उनके जो सालिम अली जी के और जाबिर हुसैन जी के भी सपने थे कि किसी तरह सालिम अली जी लौट आए, लेकिन सालिम अली जी चले गए थे, तो उनके सपने जो अधूरे रह गए थे, अब वो क्या, उनको सांवले सपने कहा गया है, तो पाठ को ये शीर्षक देना सही है। प्रिय बच्चों, किसी भी छात्र को यदि किसी प्रकार की फिर भी शंका है तो आप अपने अपने अध्यापक से पूछ सकते हैं। रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न भी हैं कि पर्यावरण के प्रति अपने भावों को प्रकट करना है, आप कैसे योगदान दे सकते हैं, तो आप अपने अनुभव के आधार पर लिख सकते हैं। आप पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।